अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की। भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रैला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा गया सैलाबी रैला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया है और दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से फराहम की जाने वाली इतलात में कहा गया है कि दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह 61,000 क्यूसिक से बढ़ गई और इस वक्त यहाँ निचले दर्जे का सैलाब है। ये सैलाबी रैला आज रात शादरा से गुजरेगा और आपको बताएं कि दरियाए सतलुज पर हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,181 क्यूसेक का रेला पहुंच चुका है और यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस वक्त वहाँ से डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज 93,522 क्यूसेक है। दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि भारत ने 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरी बार सिफारती राबता किया और दरियाए सतलुज में सैलाब की पेश की इतला दी है। सिफारती ज़राए का ये भी कहना है कि भारत से सैलाब से मुतालिक मालूमात सेंटास मुआहदे के तहत फराहम नहीं की गई, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल करते हुए भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा से राबिता करके इसलिए इतला हम तक पहुँचाई, जबकि मुआहदे के तरीक़ाकार के तहत भारत ऐसी मालूमात इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए देता है। बिल्कुल, और मज़कूरा सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने भी गुफ्तगू की है और कहा है कि भारत ने गुज़श्ता रोज़ सैलाब की वार्निंग सेंटास कमीशन के ज़रिए नहीं दी, बल्कि सिफारती ज़राए से ये तफसीलात जो हैं वो फराहम की गई हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत ने सेंटास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सैलाबी रैले की पेश की इतला कमीशन की बजाय सिफारती ज़राए से क्यों दी? क्या ये हकीकत नहीं कि भारत की जानिब से अचानक पानी छोड़ना पाकिस्तान में सैलाबी तबाही लाने की दानिस्ता कोशिश है? जब दरिया रावी और सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है तो भारत पर मुआहदे की खिलाफवर्जी पर कौन सी कार्रवाई होगी? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर जमात अली शाह साहब ने। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, चूँकि आप इस मामले को बेहतर तौर पर समझते हैं, जनरल प्रैक्टिस क्या होती है जब भी पानी छोड़ा जाता है? सिफारती सतह पर आगाह किया जाता है या फिर इंडस वाटर चैनल के थ्रू ये कम्युनिकेशन होती है? बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो जो सेंटास कमीशन बना है, इसका पर्पज यही है कि ये दोनों कमिश्नर जो हैं, दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान एक रेगुलर चैनल हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स भी अगर फैसला करें तो किसी चीज को भी टेक अप कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर यही हुआ है कि पास्ट में ये दोनों मुल्कों में, दिल्ली में और लाहौर में फ्लड सेल बनते थे मानसून में, और इनका आपस में इंटरेक्शन रहता था 1989 से लेकर टेलीफोनिकली, और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते थे टाइम टू टाइम, बल्कि दिन में बाद दफ़ा 5-6 बार, 7-8 बार भी, क्योंकि जितना फ्लड ज़्यादा होता था तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन पिछले 8-10 साल से महिला इंडिया ने ये इंफॉर्मेशन देनी बंद कर दी थी। वो सिर्फ चीदा जगहों पर जहाँ पर हाई फ्लड होता था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया करते थे कमीशन के थ्रू। लेकिन चूंकि अभी उन्होंने हेल्ड एंड बेस का एक नारा लगाया हुआ था, तो वो जो है प्रेशर तो उन पर डेफिनेटली आया। और टीटी में भी यही है कि जब भी कोई ज्यादा पानी होगा तो वो उसकी इतला करेंगे। आर्टिकल 4(8) बड़ा वाज़ेह है टीटी में। लेकिन उन्होंने अगर इस फॉरेन ऑफिस के थ्रू ही मैं समझता हूँ दे दी है तो फिर भी ये अच्छी बात है। लेकिन एक विंडो उन्होंने ओपन कर दिया, और मेरा ख्याल है कि हेल्ड एंड बेस वाला मसला हम तो उसको पहले ही नहीं मानते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है टीटी जो है अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और रेगुलर जो इसका काम है इसकी तरफ में हला बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन तशवीश की बात जरूर है कि ये टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दी। एडवांस इंफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए थी, जो कि इंडिया ने थ्रू जो रेगुलर चैनल है वो नहीं दी जी। तो शाह साहब, आप क्या समझते हैं, भारत ये जो सारा सैलाब का पानी है इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान की जो ज़राई आबादी या वो वाले इलाके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचे, और इस सारे मामले का हल क्या है हमारे पास? देखिए जी, अब ये दरिया जो जिसमें अगर बारिशें होंगी, दरिया में पानी आएगा, तो जेलम पर भी कोई इनका बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है जिसमें पानी जमा करें। चनाब पर भी नहीं है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। आ जाकर उनका रावी और सतलुज पर उनके डैम्स हैं, और वो डैम जो हैं गुज़श्ता दिनों वो तकरीबन भरने के करीब हैं। और अमूमन यही होता है कि डैम में कुछ ना कुछ कुशन छोड़ा जाता है और पानी रिलीज कर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में या आइंदा 1-2 दिन में अगर मजीद बारिश अपस्ट्रीम हो
तो उस डैम को भर लिया जाता है। लेकिन ये ऐसा मैं नहीं समझता कि ये कोई साजिश है, पानी को जो है ये फ्लड का जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, ये उनकी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये उनको पानी छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसका हल यही था कि उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को आना जो है ये ज़रूरी है। और हाल इसका पाकिस्तान में तो यही है कि दरियाओं में लोग बसे हुए हैं। आप रूडा को देख लें, रावी में, आप चनाब में देख लें, या सतलुज में देख लें कि तमाम आबादियां बन गई हैं, सुई गैस के कनेक्शन हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं। तो राइवराइन एरिया में जो लोग हैं, इसके बारे में लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को फिर उठाया जाता है, फिर बस वो जा बसते हैं, इतने अखराजात होते हैं गवर्नमेंट के। मैं समझता हूँ ये गवर्नेंस का मसला भी जो है ना, साथ साथ जी। इस पर भी नजर रखनी चाहिए है। और तीसरी बात और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए कि वो फ्लड को उनको मालूम हो जाए कि ये प्रेसिपिटेशन जो हुई है, बारिश जो हुई है, ये अकोमुलेट होकर क्वांटिटेटिवली कितना फ्लड पाकिस्तान के बॉर्डर में दाखिल हो सकता है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा शाह साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारत को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब अक्सर हम देख रहे होते हैं कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से हो रही होती है। इस पर पाकिस्तान क्या कार्रवाई कर सकता है और पाकिस्तान के पास इस सिलसिले में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखें जी, देखें जी, जो भी मायदे की खिलाफ वर्जी है, एक तो यह है कि सिर्फ खिलाफ वर्जी है, उसका नुकसान नहीं है, वो तो हम उसको बावर करा सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर कुछ डैमेजेस हुए हैं तो फिर इंडिया से ये अप्रोप्रिएटली टेक अप किया जा सकता है इस इशू को, कि आपकी इस इम्प्लीमेंटेशन जो आपने बर वक्त नहीं की ट्रीटी की, इसका हमें नुकसान है। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने तो ट्रीटी को सरे से अभी जो है एक तरफ रखा हुआ है, वो तो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी उन्हें कहा है कि ये हेल्ड इन अबेयंस कोई चीज नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी कह दिया है कि इस पर जो है इंडिया का कोई स्टैंड जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं से ख्याल है कि इंटरनेशनल प्रेशर और पाकिस्तान की तरफ से इंटरनल प्रेशर था, और कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो उनको माने थी, इसलिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। लेकिन पाकिस्तान का ये ख्याल है कि आइंदा अगर कोई ऐसा डैमेजेस, जैसे कि ट्रीटी को एब्रोगेट करते हैं, उससे हमें नुकसान होता है, हमारा पानी चोरी करते हैं या डाइवर्ट करते हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान फिर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर ये जाएगा डेफिनेटली, ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन पर कदगन लगा सकती है और वो कह सकती है कि यूएसए है, यूरोपियन कम्युनिटी है, अगर ये हमारी बात नहीं मानते, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात नहीं मानते, तो ये 40-45 अरब डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में शुरू किए हुए हैं और यूएसए और यूरोपियन कम्युनिटी की इमदाद से, वो उनको फिर बंद करने चाहिए, उनका पैसा ये रोकना चाहिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और गवर्नमेंट ये बेहतर जानती है कि ये टैक्टिक्स किस वक्त इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल ठीक है, ये सारे मामलात जो हैं ये सबके सामने हैं। अब आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जमात अली शाह साहब, साबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर थे और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात की। आपको बताएंगे पीटीआई के सफ़े अव्वल की क़यादत में बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदा छोड़ने का फैसला सुना दिया है। और सलमान अकरम राजा का कहना है कि कल बानी पीटीआई के ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा और पार्टी के लिए दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू होगी, वकालती खिदमात पर बिला मुआवजा जारी रखूंगा। सलमान अकरम राजा के मुताबिक आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी सूरत भी और किसी असूल से मुतसादिम नहीं है। बिल्कुल, और हमने पार्टी के अंदरूनी और बैरूनी हर किस्म की तनकीदी हमलों को सहा है, उनका सामना किया है और जिसका कोई मलाल भी नहीं है। अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया, जबकि पार्टी ज़राए का ये कहना है कि अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर कुछ बहस हुई थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सलमान अकरम राजा के सिर्फ ज़ाती इख्तलाफात हैं या फिर बानी पीटीआई की पार्टी में क़यादत का बहरान खुलकर अब
सामने आ चुका है। आज बानी साहब से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी की आज शाम को दोबारा मीटिंग होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने वालिद मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त NA 129 लाहौर से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर दिया। हमाद अजहर ने कहा कि उन्होंने वालिदा की हिदायत पर NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। हमाद अजहर इस हल्के में PTI के सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। उन्होंने अचानक इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने का ऐलान क्यों किया? सवाल यह है कि हमाद अजहर का ये ऐलान उनका ज़ाती फैसला है या पार्टी के अंदरूनी बहरान का दबाव भी हो सकता है। बिल्कुल जी, इन्हीं मामलों पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़रा ये बताइए तो सही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर चल क्या रहा है? जो टॉप टियर की लीडरशिप है उनके इख्तलाफात की बातें हो रही हैं। हमाद अजहर ने भी जो इलेक्शन लड़ना था उससे दस्तबरदारी का ऐलान हो चुका है। पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी अब आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे एक चीज बड़ी वाज़ेह अर्ज कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह के हुकूमती जबर का, जुल्म का, ज्यादतियों का, ला कानूनियत का, गैर आईनी इक़दामात का सामना है, ऐसा किसी सियासी पार्टी के साथ माजी करीब में या माजी बईद में नहीं हुआ। मैं आज भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के एक वर्कर से लेकर और टॉप लीडरशिप सब की सब इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब जो ज़मीर के कैदी हैं, जो एक सियासी कैदी हैं, जिनको सिर्फ फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत को सबूताज होने से बचाने के लिए जेल में रखा गया है, और उनके जेल में होने की वजह से जाहिर है वो पार्टी के बानी है, पार्टी के चेयरमैन है, उनकी अपनी एक फिक्र है, अपनी एक सोच है। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी या दीगर लोग जो जेल में हैं, इसकी वजह से ये सारे मसाइल बन रहे हैं। और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई गैर फिक्री हो, ये फिक्री है। जब वो लोग जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी उनको पार्टी छुड़वा दी गई, वो जो दूसरे लोग थे इसके अलावा उनको जेलों में डाल दिया गया। अभी अब देखिए पूरी सीरीज है लोगों को सजाओं की। वो लोग जो फैसला, लेकिन कुरैशी साहब, ये मसाइल तो आप दुरुस्त बयान कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन असल मसला तो सलमान अकरम राजा साहब का है। उन्होंने क्यों इस्तीफे का ऐलान कर दिया? और सुनने में ये बात तो आ रही है, बताया यही जा रहा है कि अलीमा खान के साथ कुछ बातों पर उनका इख्तलाफ है। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ हो। जाहिर है मैं बतौर रुकन असम्बली, मुझे मेरे हल्के की आवाम की तरफ से मैं अपनी मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझ पर बेपनाह प्रेशर है कि जी खान साहब को रिहा करवाएं। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो वोट किया था, 2 वजह से किया था। एक, वो इस एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल लॉट है जो आज काबिज इक़्तिदार पे, इनसे छुटकारा चाहते थे। दूसरा, वो चाहते थे कि इमरान खान साहब रिहा हो। मैं आज भी समझता हूँ हमारी बहुत सारी कोशिशें ज्यादा बेहतर हो सकती थी, उस तरह से ना हो सकी। और जब लोग, आप एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप एक ऐसी रजीम के खिलाफ लड़ रहे होते हैं जिनके अखलाकियात, जिनके कायदा कानून, ज़ाब्ते, इंसानी हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती, उनकी आंखों पर इक़्तिदार की पट्टी चढ़ी होती है। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वसाइल पर उनकी दस्तरस रहे। तो वहां फिर बड़े प्रेशर आते हैं। सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े शानदार शख्स हैं, उन्होंने बड़ा जोरदार इलेक्शन लड़ा और जीते वो लाहौर से। उनके मुकाबले में ऐसे कैंडिडेट को जिसने 15,000 वोट लिए उनको जितवा दिया गया, और उसके बाद भी सलमान अकरम राजा साहब। तो नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो सामने आ रहा है ये पार्टी के इख्तलाफात नहीं है, बल्कि प्रेशराइज किया जा रहा है, वो प्रेशर में आके ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता प्रेशर में। जाहिर है जब हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के इफेक्ट्स ये आ रहे हैं कि हुकूमती सतह पर हर जगह रुकावटें हैं। हमें हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना हम कोई रैली तो क्या, कायदे साहब मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर अगर लोगों पर FIR हो तो इसके बाद तो बात खत्म हो गई ना। मतलब यह है कि हर सूरत मौजूदा निजाम ने आज के हुक्मरानों को प्रोटेक्ट करना है, ये तय है। जो शख्स भी इन हुक्मरानों से, वो कोई जर्नलिस्ट हो, वो कोई सियासतदान हो, वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, वो आज के हुक्मरानों से अगर कोई क्वेश्चन करती है कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, उस पर तो ताज़ीर लग जाती है। तो मैं नहीं समझता कि सलमान अकरम राजा साहब की परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कम हो। उन्होंने अपने तय बड़ी कोशिश काबिज की है और मुझे यकीन है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और चीजें आने वाले दिनों में। ये जो कहा जा रहा है कि अलीमा खान के साथ उनकी कोई बहस हुई है, ये इस मामला क्या है? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, जब मुश्किल हालात होते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन और गलतफहमियां पैदा होती हैं। आपने सुना होगा कामयाबियों के 1000 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। हम
नाकाम लोग नहीं हैं। हम इसमें कामयाब हैं कि हमने बतौर एक सियासी जमात पाकिस्तान में 76 साल से राइज एक जो निज़ाम था उसको ना सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की बड़ी अक्सरियत हमारे साथ इस बात पर मुत्तफिक है कि मौजूदा निज़ाम सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करने का एक टूल है। मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान में काबिज उन 8-10 लाख खानदानों को, जो सियासतदान भी हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, जो हर शोबे जिंदगी से हैं, उनकी उनकी बना हुआ ये निज़ाम। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह की कोई नाकामी है, स्ट्रगल है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कंफ्यूजन आती है, गलत फहमियां आती है। हम जमहूरी जमात है, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि जो बॉस ने कह दिया वहां को राय का इजहार नहीं करेगा। हम मुख्तलिफ इशूज पर बात करते हैं। ये नौजवानों की जमात है, ये मिडिल क्लास की पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। ये पाकिस्तान के उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने फैसला कर लिया कि हमने कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत संजीदा बात हो। अलीमा खान साहबा का बड़ा मकाम है, वो खान साहब की बहन है, और आप उनका रोल देख लें, एक बतौर बहन के भी और बतौर एक लीडर के भी उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। उनके बेटों को दोनों को नाजायज गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल जी, उनका रोल तो है, लेकिन कुछ इख्तिलाफात भी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ उनके मंजर-ए-आम पर आ चुके हुए हैं और ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही मुश्किलात का शिकार है, एक और मुश्किल ये आन पड़ती है जब अंदरूनी इख्तिलाफात भी खुल के सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करेगी या एहतजाज करेगी तो उस वक्त यही चीज़ें उनके आड़े आ जाएंगी जो कि उनको नुकसान पहुंचाएंगी। बिल्कुल, इतने सारे मामलात में अगर आप कहें कि आपके अंदरूनी इख्तिलाफात नहीं तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि पोलियो वायरस के हवाले से बात करेंगे। दुनिया भर पे हम बात करें तो दुनिया ने पोलियो के इस वायरस से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा पा लिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इससे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर सका। आज खैबर पख्तूनख्वा के टांग और शिमाली वज़ीरिस्तान से 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल EOC के मुताबिक ज़िला टांग की यूनियन काउंसिल मौला जई की 16 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के यूनियन काउंसिल मिरानशाह 3 के 2 साल की बच्ची बताई जा रही है कि पोलियो वायरस का शिकार हो गई है। और आज के इन केसेस के बाद 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई है। बिल्कुल जी, और इस पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन के लिए सदर PM निज़ामी साहब ने। निज़ामी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी हुई है, कोई केसेस सामने आते हैं, पाकिस्तान से सामने आता है या फिर अफगानिस्तान से सामने आता है, इसकी वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पोलियो जब तक दुनिया के अंदर कोई एक केस भी है तो इसका मतलब कि पूरी दुनिया जो है दैट इज एट अलार्म, और वो इसका मतलब है कि पोलियो खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है कि हम तकरीबन अब बस सिर्फ 2 मुल्क ही रह गए जिनके अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नाइजीरिया ने भी 0 के ऊपर आ गए हैं। पाकिस्तान वाज शोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पोरस बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ, और वहां पे हमारी जब कैंपेन भी चलती है तो जो कमिटमेंट है हुकूमत की जितनी भी ये कर लें, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे हमारा ये पूरी तरह से नहीं हो पाता। मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग जो सिचुएशन है, अगर हम KPK को अप टू सम एक्सटेंट एक्सेप्ट कर लें कि चले हमारा वहां पोरस बॉर्डर है, लेकिन लाहौर पंजाब के अंदर से भी आपने नोट किया होगा कि पंजाब के अंदर भी पोलियो वायरस जो है वो निकला है, और जब स्प्रे किया गया पानी का तो उसके अंदर भी, सिंध के अंदर भी है। तो अगर सेटल्ड एरियाज के अंदर भी ये हमारे पोलियो वायरस मौजूद है और उससे पोलियो बच्चों के साथ इफेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनको रीविजिट करना चाहिए सरकार को, हुकूमत को, कि ये क्या वजह है कि हमारे पास पोलियो यहाँ पे मौजूद है। पोलियो के जो वायरस है वो हमारे पानी के अंदर जो मौजूद है। मेरी नाकस राय के अंदर जो मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा नाकस नहीं है, इसके अंदर कमिटमेंट के अंदर हमारा लैक करता है, हमारा प्लानिंग के अंदर लैक करता है, और लोगों तक जो हमें पहुंचाने की जरूरत है कि ये तो बिल्कुल, हमने एक दफा कहा था, मैंने जाती हैसियत में एज अशरफ निजामी, के इसेंशियल करवाएं कि अगर टिकट भी किसी ने खरीदनी है तो शो करो कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए कि नहीं पिला दिए। आपको ये याद होगा कि जब पाकिस्तान के लिए ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदी लग रही थी कि ट्रैवल करना है तो पोलियो के कतरे साथ पी के आओ। सो दिस इज वेरी, मैं समझता हूँ कि शेमफुल सिचुएशन, और हुकूमत को और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस आवाज को जो उठा रहे हैं, और आई होप कि इसके ऊपर कोई ना कोई अमलदारी होगी। अशरफ निज़ामी साहब, जैसा कि आपने कहा कि पहले हम देखते थे कि इसके बारे में बात नहीं होती थी, अब अवेयरनेस की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की गई, हुकूमत की जानिब से कैंपेन चलाई गई, घर घर जाकर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, उसके बावजूद ये केसेस सामने आना, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका हल क्या है? हम इसका हल किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए, मैं, सच्ची बात है कि थोड़ा सा जमहूरी आदमी हूँ, लेकिन लगता है ऐसा है कि इसको इससे बढ़ के देखना पड़ेगा।
अब उलमाए कराम के फतवे हमारे साथ जाते हैं, मजहब का उसके ढाल बना के दे दिया जाता है, तारीखी पेश की जाती है कि जी पहले नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये बीमारी है। तो खुदारा इन लोगों के ऊपर ना सिर्फ अवेयरनेस की, मसाजिद के अंदर मैं समझता हूँ कि जुमा के खुतबे के अंदर, हिंदू के मंदिर के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर आके ये बाय लॉ होना चाहिए कि जो प्रिवेंटेबल हमारी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये खुतबे का हिस्सा हो और ये लोगों के साथ अवेयरनेस। एंड एज फॉर एज द लॉ इन्फोर्समेंट इज कंसर्न, मैं इसके ऊपर बड़ा मेरा कमिटेड हूँ इस अपने बयान के ऊपर कि हुकूमत को सख्ती से ऊपर इसको इन्फोर्स करवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप और बड़े अहम नुकात पर उन्होंने बात की है। खैबर पख्तूनख्वा चलें, वो तो बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन पंजाब से, सिंध से, लाहौर से, यहाँ से केसेस का सामने आना, जहाँ पर दो दफ़ा साल में या तीन दफ़ा मुहिम चल रही होती है और यहाँ पर एक दफ़ा कतरे पिलाने के बावजूद भी दोबारा आके पूछते हैं, कोई रह तो नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर केसेस का आना बहुत ख़तरनाक बात है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक अहम खबर जो है वो भी हमने यहाँ पर शामिल करनी है, वो पसरूर से है। नाला डेक में शदीद तुग़यानी के बायस नशेबी इलाकों को शदीद ख़तरात लाहक हैं और पसरूर नाला डेक में तेज़ सैलाबी रेले के बायस 2 अजला को मिलाने वाला हंजली वाला पुल जो है वो गिर गया है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं जिस तरह से सैलाबी रेले ने तबाही पहुँचाई है और ये पुल जो है वो गिर चुका है। ज़फ़रवाल रोड पर वाक़ पुल गुज़श्ता सैलाब के बायस खस्ता हाली का शिकार था। पसरूर मुख्तलिफ मकामात से बंद टूटने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हालिया बारिशों और क्लाउड बर्स्ट से सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक रही और अब मामलात ये हैं कि पसरूर नाला डेक में शदीद तुग़यानी के बायस नशेबी इलाकों को शदीद ख़तरा लाहक हो चुका है। विजुअल्स भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बंद टूट चुका है और पानी जो है वो मौजों के साथ दीगर जो गाँव हैं उनको भी मलियामेट कर सकता है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले ये भी खबर दी गई थी कि तमाम जो करीबी गाँव हैं उनको खाली करवा लिया गया है और वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको सेफ और हिफाजती मकाम पर पहुँचा दिया गया है। सैलाबी रेले के बायस 2 अजला को मिलाते हुए हंजली वाला पुल भी गिर चुका है। ज़फ़रवाल रोड पर वाक़या पुल गुज़श्ता सैलाब के बायस खस्ता हाली का शिकार था और उसकी वजह से भी उसको शदीद नुकसानात हुए हैं। पेशावर और आपको बताएं कि पसरूर में मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने की भी इतलात दी जा रही हैं। इस वक्त मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। हेड मराला पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर शहजाद भट्ट से। जी उमर, बताइएगा हेड मराला के मकाम पर सैलाब की क्या सूरत हाल है? अरे बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में हेड मराला के मुकाम पर। आज सुबह हेड मराला के मुकाम पर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो दाखिल हो रहा था। अगर हराज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से खारिज हो रहा था। आज NDMA और FFT की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था जिसके तहत 11 बजे के बाद यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होना थी। उसके तहत 11 बजे से लेकर अब तक जो है वो पानी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त 2,25,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ पर दाखिल हो रहा है। अगर हम एहराज की बात करें तो 2,05,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से खारिज किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतजामात की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर 1122 के अहलकार तैनात हैं जिनके पास कश्तियाँ, जैकेट्स और उनके इस्तेमाल के लिए दीगर जो है वो सामान मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को हाई अलर्ट रहने के लिए उनका ज़िला इंतज़ामिया का कहना कि जो लोग लोअर एरिया में रहते हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। जी आपको बताएंगे कसूर में दरियाए सतलुज का कहर, हेड गंडा सिंह पर 1,90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला, बारिश ने तबाही मचा दी है और तबाही बताया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल हुसैन से। फजल, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल बताई जा रही है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। अगर पानी की सतह की बात करें तो महकमा इरीगेशन के मुताबिक इस वक्त हेड गंडा सिंह के मकाम पर जो पानी की सतह है 22 फुट से तजावज़ कर चुकी है। पानी के बहाव की बात करें तो इस वक्त 1,90,000 का बड़ा सैलाबी रेला है जो कसूर के मकाम से गुजर रहा है। से जो इस वक्त 70 के करीब जो देहात है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के देहात मुतासर हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ ज़री रकबा जो है वो बिल्कुल ज़री रकबे पर मुश्तमल फसलें तबाह हो चुकी हैं। 400 एकड़ के करीब जो रकबा है वो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुका है दरियाई कटाव की वजह से। मैं इस वक्त एक जो गाँव पूरे का पूरा पानी में घिरा हुआ है, हाकू वाला, इससे आगे है कालू वाला और दीगर देहात हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी
पानी में घिरे हुए हैं। इसके साथ साथ मुतासरीन की बात करें तो ज़िली इंतज़ामिया ने कल से ज़िली जो मुतासरीन को उनके घरों से निकालना शुरू कर दिया है, मगर वो निकलने को तैयार नहीं है। उनका जब हमारी बात हुई मुतासरीन से तो उनका कहना था कि ये जो ज़िली इंतज़ामिया हमें उस वक्त निकाले जब हमारे बच्चों, बीवी बच्चों का और माल मवेशियों का सही तौर पर बंदोबस्त कर लें, मगर हमें यहाँ से ले जाकर बेजारो मददगार छोड़ देते हैं और वो खुले आसमान तले पड़े रहते हैं। जी, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने एक बयान में ही कहा है कि ईरान की हुकूमत 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्विस है, इसलिए ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का हमने फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी भी करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मेलबर्न और सिडनी में यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्विस होने पर ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर करें। इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी सफ़ीर और 3 दीगर एहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हैं शाज़िया चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपने वक्त दिया। आप क्या समझती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या यहूद मुखालिफ हमले वाकई ईरान की मनसूबाबंदी है या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? देखिए, हम इस प्रोग्राम में पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ईरान पे अटैक बाहर सूरत इसराइल ने करना है या करवाना है, और ब्रॉडर वेस्ट की जो है वो हेल्प से करवाना है। अब इस दफ़ा अगर ट्रंप ने पिछली दफ़ा कहा कि न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, जितना इनरिच्ड यूरेनियम है वो सारा ख़त्म हो गया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब फिर बहाना क्या बनाएंगे कि अब हमने अटैक क्या करना है। तो अब एंटीसेमाइट जो है, एंटीसेमेटिक हो गया, पासबाराने जो है वो इस्लाम जो है उनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फिर वहां पे अटैक करने के लिए आएंगे। ये इसराइल का एक प्रेसिडेंट है कि ये अपने सिनेगॉग पे और अपने ही लोगों पे बाकायदा अटैक खुद से करता है। कोई भी चीज जो है उसको उसका प्रेसिडेंट सेट करने के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया में 2 आग लगी है, ये अभी तक फाइनल पता नहीं चला है कि उनमें ब्लास्ट हुए हैं। बहरहाल आग जो है उनमें दिखाई दी है, एक कैफे है और एक सिनेगॉग। और जो स्टेट है वो उसका ये कहना है कि हमारे जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनके पास ठोस शवाहिद हैं। तो हमारे नाजरीन के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि ये वही इंटेलिजेंस कम्युनिटीज हैं जिनको इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मिले थे, जिनको सीरिया के अंदर केमिकल वेपन मिले थे, और अब जिनको ईरान के अंदर जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल क्रेडिबल इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है। इनकी ना तो कोई इंटेग्रिटी है, ना कोई इनकी प्रोफेशनलिज्म है। तो अब ये एक्सपेल इन्होंने कर दिया है, तो डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करने का मतलब ये होता है कि चीजें एक्सेलरेट हो रही हैं। और हम 1 महीने से कह रहे हैं कि ईरान पे दोबारा अटैक होना है। ईरान अपनी जो मिलिट्री आर्सनल है उसको बीफ अप कर रहा है। रिसेंटली वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर से भी मिले, तो यकीनन उसकी भी जो है अंडर लेयर कोई ना कोई चीजें होंगी। फिर रशिया में गए, वहां से जाके उन्होंने अपना जो डिफेंस पैक्ट है उसका वहां पे खरीदारी की है। तो वो उनको भी पता है कि हम पे अटैक होना ही होना है, और हम उन 7 मुल्कों में से आखिरी मुल्क हैं जो फलस्तीनियों के डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको भी किसी बैक ऑफ द माइंड पता ही है कि हम पर अटैक होना है, और ये सारा मामला जो है प्रोपेगेंडा इसी सिलसिले में किया जा रहा है। लेकिन साइड लाइंस पर एक राब्ता बड़ा अहम हुआ है, ईरानी और रूसी सदूर का आपस में राब्ता हुआ है, और पुतिन ने कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो ईरान का हक है। इस तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना एंड रूस का क्या रोल देख रही हैं, और ये जो अभी राब्ता हुआ है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? चाइना के बारे में तो मेरा ये ख्याल है कि चाइना इस दफा एक साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पे या साइलेंट सपोर्टर के तौर पे नहीं रहेगा। चाइना ने इस बात का इंदिया दिया है कि अगर ईरान जो है उस पर दोबारा से अटैक होगा तो फिर हम उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से रिटेलिएटरी रोल हमारा होगा। रशिया का ये तो उसका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो नेक्स्ट जो है वो इसराइल का टारगेट नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान है। तो ये पूरे का पूरा खिता जो है उसको आग में झोंक कर, उसको जंग में झोंक कर, इसमें ना तो चाइना को कोई फायदा है ना रशिया को कोई फायदा है। तो रशिया ने ईरान को पहले भी ऑफर की थी कि नॉर्थ कोरिया स्टाइल में जो डिफेंस ट्रीटी की, लेकिन ईरान ने वो साइन नहीं की। रशिया ने अभी भी ऑफर की है, लेकिन इसके बावजूद
जो वेपन है जैसे S-400 है, जैसे चाइना ने जो है वो अपने मिसाइल जो हैं और जो फाइटर जेट हैं वो ईरान को बेचे हैं। तो ईरान को भी पता है कि ये होना है, नेतन्याहू को पता है कि मैंने हर सूरत ये करना है, मेरी ये सियासी बका है, बल्कि ये मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल है। और रूस और चाइना को पता है कि हमने ये होने नहीं देना है।